कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव में रहता था तो उस वक्त हमारा गांव काफी छोटा था। अधिकतर लोग गांव से काम करने शहर जाते थे। उनमें से एक मैं भी था। शहर से हमारा गांव करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था, तो आने जाने के लिए हमें बस या ऑटो का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे ही उस रात भी मैं काम खत्म करके गांव आने के लिए ऑटो पकड़ा, तो मेरे ऑटो में बैठते ही एक और आदमी मेरे बगल के सीट पर आकर बैठा। फिर जब मैं उस आदमी को ध्यान से देखा तो मैं उसे पहचान गया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गांव में रहने वाला भोला है। भोला को पहचानते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई भोला, क्या हाल चाल? जिस पर भोला ने कहा, सब ठीक भाई, तू बता कैसा है? इस पर मैंने भी उसे अपना हालचाल बता दिया। दरअसल आज से 1 साल पहले भोला के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे वो मरते मरते बचा था। उसके साथ क्या हुआ था ये तो मुझे ठीक से पता नहीं, मगर इतना जरूर पता है कि उसके पीछे एक काली शक्ति पड़ गई थी। खैर ये बात मेरे जहन में उठते ही मुझे उस घटना के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। इस पर मैंने भोला से उस बारे में पूछा तो भोला ने हंसते हुए कहा, काफी लंबी कहानी है, तो तुम्हारे पास सुनने के लिए वक्त तो है ना? जिस पर मैंने कहा, हाँ काफी वक्त है, ऐसे भी हमें गांव पहुंचने में करीब 40 मिनट लगेंगे। इस पर भोला ने बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले जब मैं इसी तरह काम से वापस घर लौट रहा था तो काफी रात हो जाने की वजह से मुझे ना तो कोई बस मिली और ना ही कोई ऑटो, जिस कारण मैं और इंतजार ना करके पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक तो काम करके पहले से ही काफी थका हुआ था, ऊपर से पैदल चलकर गांव जाना ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर मैं डरता तो था नहीं, इसलिए इस बात को नजरअंदाज करके मैं आगे बढ़ने लगा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। काफी थक जाने के कारण मैं उस रास्ते के किनारे लगे माइलस्टोन पर बैठ गया, जिस माइलस्टोन पर लिखा था हरिपुर गांव 13 किलोमीटर, यानी कि मुझे अभी 13 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मुझे भूख भी काफी तेज लगी थी क्योंकि मैंने दोपहर का भी खाना नहीं खाया था। सारा खाना मेरे टिफिन में उसी तरह से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा खाना खा लिया जाए जिससे मुझे चलने की भी शक्ति मिलेगी। लिहाजा मैंने अपने बैग से टिफिन बॉक्स निकाला और उसी माइलस्टोन पर बैठकर खाने लगा। अभी मैं बैठकर खा ही रहा था कि तभी मेरे पीछे झाड़ियों से कुछ हलचल हुई। उस हलचल को महसूस करके जब मैं पीछे पलटा तो उन झाड़ियों के पास मुझे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखा जो मेरे खाने को एकटक घूरे जा रहा था। मगर इतनी रात गए इस जंगल में ये बच्चा अकेले क्या कर रहा है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो बच्चा चलकर मेरे करीब आया और मुझसे पूछे बगैर ही मेरे टिफिन में हाथ डालकर वो भी खाना खाने लगा। उस लड़के की इस हरकत को देखकर पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर दूसरे ही पल मुझे उस पर दया आने लगी क्योंकि वो लड़का इस तरह से खाने को खा रहा था कि मानो वो 2-3 दिनों से भूखा हो। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप खाने दिया, मगर उसकी एक बात मुझे और हैरान करने वाली लगी कि वो बच्चा एक बार में इतने बड़े बड़े निवाले खा रहा था जो हम अपने हाथों से भी नहीं पकड़ सकते। खैर करीब 2 मिनट में ही उस बच्चे ने
मेरा पूरा टिफिन खाली कर दिया, जिसके बाद मैंने अपना टिफिन वापस से अपने बैग में डाला और उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, आप इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो? मगर मेरे इस सवाल का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं उस बच्चे को देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे का कद अभी अभी थोड़ा बढ़ गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी किसी का कद कैसे बढ़ सकता है? मैंने दोबारा से जब उस बच्चे को ध्यान से देखा तो हाँ, सच में उस बच्चे का कद थोड़ा बढ़ गया है। अब मुझे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी और मुझे लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है कि तभी मुझे कहीं से साइकिल चलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर वो बच्चा एकदम से उठकर खड़ा हो गया। फिर मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि दूर से एक साइकिल चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। उस साइकिल को देखकर मैं भी थोड़ा खुश हुआ कि चलो मैं उस साइकिल वाले से मदद मांगकर अपने गांव चला जाऊंगा और अब मुझे पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। देखते ही देखते वो साइकिल हमारे पास आकर रुका, मगर ना जाने क्यों वो बच्चा उस साइकिल वाले से काफी डर रहा था, जिस कारण साइकिल रुकते ही वो बच्चा मेरे पीछे आकर छिप गया। साइकिल रुकते ही उस साइकिल सवार आदमी ने मुझसे कहा, क्या वो भाई साहब, आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मैं हरिपुर गांव की तरफ जा रहा हूं और अगर आपको उधर ही जाना है तो चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मानो मेरे चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, क्योंकि मैं तो यही चाहता था। मैं अभी उस आदमी के साइकिल पर बैठने ही वाला था कि तभी उतनी देर से चुप उस बच्चे ने पहली बार कहा, इसके साथ मत जाइए। उस बच्चे से ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला ये बच्चा उतनी देर से इस आदमी को देखकर डर क्यों रहा था और मुझे इसके साथ जाने के लिए क्यों मना कर रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस साइकिल वाले ने कहा, भाई साहब चलना है तो चलिए, वरना मैं चलता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस आदमी के साथ साइकिल से चला जाऊं। ये सोचकर मैं उसकी साइकिल पर बैठकर चलता बना, मगर मुझे कहाँ पता था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा हूँ। खैर, अभी मैं साइकिल पर बैठकर कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने एक बार उस बच्चे को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पीछे अब वो बच्चा नीचे नहीं बल्कि एक पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान पेड़ पर उल्टा कैसे लटक सकता है? ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में उस साइकिल वाले आदमी से कहा, वो बच्चा पेड़ पर उल्टा कैसे लटक रहा है? इस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे हाथ पैर और भी ज्यादा कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी ने ये कहा, हाँ भाई साहब, वो पेड़ पर उल्टा लटक सकता है क्योंकि वो एक भूत है और वो मेरा ही बेटा है। आगे उस आदमी ने बताया, आज से कुछ दिन पहले मैं और मेरा बेटा हम दोनों साइकिल लेकर इसी रास्ते पर से घर लौट रहे थे। तभी एक ब्रेक फेल ट्रक ने हमें पीछे से आकर ठोक दिया, जिस कारण हम वहीं पर गिरकर मर गए और आज आपको भी मरना होगा। इतना बोलकर उस आदमी ने मुझे साइकिल से नीचे पटक दिया। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसका पूरा शरीर कुचला दिखाई पड़ने लगा कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी वहां पर कहीं से 2-3 लोग आ पहुंचे, जिन्हें देखकर वो शैतान गायब हो गया। उस रात तो मेरी जान बच गई, मगर वो बच्चा
आज भी मेरे सपनों में खाना मांगता हुआ दिख जाया करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से 20 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। उस समय हमारा गांव काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था और साथ ही साथ बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण अंधेरा होने के बाद ज्यादातर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे और उस समय हमारे गांव की आबादी भी काफी कम थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक बार मैं अपने गांव से दूर दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर गया था, तो वहां से निकलते निकलते मुझे काफी रात हो गई। मैं जिसके घर गया था उन्होंने मुझे काफी बार इतनी रात को ना जाने की हिदायत दी, मगर अगले दिन मेरे खेतों की धान की कटाई थी, तो मेरा सुबह से ही वहां रहना बेहद जरूरी था, जिस कारण मैंने उनकी एक भी ना सुनी और अपने घर की तरफ चलता बना। उनके घर से बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। भला तो हो इस बात का कि मैं हर समय अपने साथ एक टॉर्च रखा करता था, तो मैंने झट से अपना टॉर्च जलाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ से मेरा घर करीब 2 घंटे का रास्ता था, जिस पर मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। इतने घने अंधेरे को देखकर मैंने जब आसमान की ओर देखा तो पूरे आसमान में मुझे ना तो कहीं चांद दिखा और ना ही कोई तारा। आसमान का ये नज़ारा देखकर मैं समझ गया कि आसमान को घने काले बादलों ने पूरी तरह से ढक रखा है और किसी भी समय बारिश आ सकती है। तो मैं अब काफी चिंता में पड़ गया कि आखिर अब करूं तो करूं क्या। मैं अपने रिश्तेदार के घर से काफी दूर निकल आया था, तो वापस वहां जाने का सोच भी नहीं सकता था। पूरे इलाके में सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मेरे चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी दिखी। तो उस बैलगाड़ी को देखकर मैं काफी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इतनी रात गए ये बैलगाड़ी इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। ये सोचकर मैं उस बैलगाड़ी के करीब गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी के पास बैठा हुआ है। उस आदमी को देखकर मैं समझ गया कि यही बैलगाड़ी वाला है। इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ बोलूं कि तभी उसने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? इस पर मैंने कहा, वो मुझे नीलपुर गांव जाना है। जिस पर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, मैं भी उधर ही रहता हूँ, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस बैलगाड़ी वाले के इतना बोलते ही मैं चढ़कर उसकी बैलगाड़ी में बैठ गया। जिसके बाद उस आदमी ने भी बैलगाड़ी भगाना शुरू कर दिया। अभी बैलगाड़ी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तभी काफी तेज बारिश शुरू हो गई, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे बैलगाड़ी की सवारी मिल गई है, तो अब भींग कर नहीं जाना पड़ेगा। अभी मैं अपने मन ही मन में सारी बातें बड़बड़ा ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस बैलगाड़ी वाले पर गई जो बारिश में भीगते हुए बैलगाड़ी चला रहा था। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं, आप भी अंदर आ जाइए। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी के इस जवाब को सुनकर मैंने एक बात पर गौर किया कि इतनी तेज बारिश में भी
वो आदमी थोड़ा सा भी नहीं भीगा था। मगर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो इतनी तेज बारिश में बैठा हुआ है। इस बात के साथ ही साथ मैंने एक और बात पर गौर किया कि मेरे बैलगाड़ी में बैठने के बाद बाहर की कुछ भी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। मगर ये कैसे हो सकता है? बाहर तो इतनी तेज बारिश के साथ ही साथ बादल भी गरज रहे हैं, तो मुझे उसकी आवाज कैसे नहीं सुनाई पड़ सकती? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोक दिया। तो अचानक बैलगाड़ी रुकने से मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने बैलगाड़ी क्यों रोक दिया? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ के इशारे से आगे दिखाते हुए कहा, सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है, अब हम लोग इस रास्ते पर आगे नहीं जा सकते। मैंने जब उस आदमी के दिखाए गए इशारे की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, सच में सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। अभी मैं उस गिरे हुए पेड़ को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप चिंता मत करिए भाई साहब, मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। इतना बोलकर उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी को दाईं ओर मोड़ लिया। तो बैलगाड़ी को दाईं ओर मोड़ते ही हमारे सामने जंगलों से घिरा हुआ एक लंबा सा रास्ता था, जिस पर जंगल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी बैलगाड़ी उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ से आवाज आई, क्या बात है चंदन, आज अकेले अकेले खाओगे? अचानक इस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला कोई पेड़ के ऊपर से ये आवाज कैसे आ सकती है। कि तभी जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ पर दो आदमी अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठे हुए थे। मगर काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण मुझे उन दोनों आदमियों का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उनकी आंखें कुछ अजीब चमक रही थीं, जो अंधेरा होने के कारण मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी मैं ये सब देखकर काफी हैरान ही था कि तभी बैलगाड़ी वाले ने अपना सिर उस पेड़ की तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, अकेले अकेले नहीं खाऊंगा, तुम लोग भी आ जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मगर मुझे इतना जरूर समझ आ गया था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। कि तभी देखते ही देखते उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लिया। तो बैलगाड़ी को जंगल की तरफ जाता देख मैं एकदम से चौंक गया और चिल्लाकर बैलगाड़ी रोकने को कहा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बैलगाड़ी वाले पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं काफी चिल्लाए जा रहा था। चिल्लाते चिल्लाते मैं उठकर उस बैलगाड़ी वाले के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बैलगाड़ी रोकने को कहा। मगर जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। किसी जिंदा इंसान का शरीर पारदर्शी कैसे हो सकता है। इतने में ही बैलगाड़ी रुकी। मैंने जब अपने आसपास देखा तो आसपास बहुत सारे जले हुए लकड़ी के ढेर पड़े हुए थे, यानी वो एक शमशान घाट था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ मुझे अपनी जान बचाने की भी पड़ी थी, जिस वजह से बहुत हिम्मत जुटाकर मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा और वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पाया कि मेरे पीछे वही दो लाल आंखों वाले आदमी खड़े थे, जिसे थोड़ी देर पहले मैंने पेड़ के ऊपर देखा था। अब मैं अपने बचने की उम्मीद
खो चुका था। तभी वो लाल आंखों वाले आदमी मेरी ओर बढ़ने लगे। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर चढ़ गया कि मैं वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो 4-5 लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जो उसी शमशान में लाश जलाने आए थे। मगर उस रात मेरे साथ हुआ क्या, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।